अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया को अक्सर फिल्मी ड्रामा और सेंसेशनल हेडलाइंस के चश्मे से देखा जाता है। हमें अक्सर यह कंसिडरने पर मजबूर किया जाता है कि ड्रग कार्टेल एक मोनोलिथिक ऑल पावरफुल ग्रुप्स हैं जिनका एक ही मकसद है गवर्नमेंटों को फॉलना और पूरा कंट्रोल हासिल करना। हालांकि यह इमेज एक खतरनाक ओवर सिंप्लिफिकेशन है। असलियत कहीं ज्यादा न्यूआंस्ड है और कई मायनों में ज्यादा इंसीडियस भी। कार्टेल्स ऐसे क्रांतिकारी नहीं हैं जो अंधेरे में रहकर तख्ता पलट की साजिश रच रहे हों। वे असल में प्रैक्टिकल और रूथलेस बिजनेस हैं। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजिकल जीत नहीं, बल्कि प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और अपने अवैध ऑबियॉन्शंस को अवॉइडना है। पॉलिटिक्स पर उनके असली असर को समझने के लिए हमें पहले इन फैले हुए भ्रमों को उनकी मेथड्स की कड़वी अनसेटलिंग सच्चाई से अलग करना होगा। एक आम गलतफहमी यह है कि कार्टेल पूरी तरह से स्टेट को रिप्लेस करना डिजायरे हैं। हालांकि वे कुछ इलाकों में भयानक कंट्रोल रखते हैं। उनका मकसद देश चलाना नहीं, बल्कि उसे अंदर से भ्रष्ट करना है। वे वहां थ्राइविंग करते हैं जहां स्टेट लेस्जर होता है। गवर्नेंस के पैरेलल सिस्टम रिमेन्सते हैं। किसी नए देश को रिमेन्सने की चाहत से नहीं, बल्कि यह पक्का करने के लिए कि उनकी सप्लाई चेन अनइंटरप्टेड रहे और उनका प्रॉफिट सिक्योर रहे। उन्हें स्टेट की ज़रूरत है, भले ही एक कॉम्प्रोमाइज्ड और प्लायबल रूप में। एक पूरी तरह से काम करने वाली अनकरप्टेड गवर्नमेंट उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन एक पूरी तरह से गिरा हुआ एनार्किक स्टेट भी बिजनेस के लिए खराब है। वे एक डेलिकेट रॉटन बैलेंस पसंद करते हैं, जहां वे पूरी पपेट शो को मैनेज किए बिना स्ट्रिंग्स खींच सकें। इसके अलावा एक ही यूनिफाइड कार्टेल का पूरे देश पर कंट्रोल होना एक फैंटेसी है। क्रिमिनल लैंडस्केप असल में बहुत फ्रैगमेंटेड है। ये कंपीटिंग फैक्शंस, स्प्लिंटर ग्रुप्स और राइवल ऑर्गेनाइजेशंस का एक वॉलेटाइल इकोसिस्टम है जो सब टेरिटरी और मार्केट शेयर के लिए होल्ड कर रहे हैं। ये फ्रैगमेंटेशन वायलेंस का एक मेन कारण है, क्योंकि ट्रैफिकिंग रूट्स या एक्सटॉर्शन राइट्स को लेकर होने वाले विवाद बोरफिया रूम में नहीं, बल्कि गोलियों से सुलझाए जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की यह लगातार स्थिति का मतलब है कि उनका इन्फ्लुएंस अक्सर लोकलाइज्ड और इनकंसिस्टेंट होता है। एक कार्टेल एक म्यूनिसिपैलिटी पर पूरा कंट्रोल रख सकता है, लोकल पॉलिटिक्स से लेकर एवोकाडोस के प्राइस तक सब कुछ तय कर सकता है, जबकि पड़ोसी शहर में जहां एक राइवल ग्रुप का दबदबा है, वहां उसका बहुत कम या कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये हमें ऑनल पावरफुल नार्को स्टेट की इमेज पर लाता है। हालांकि इन ग्रुप्स की इकोनॉमिक पावर अनडिनाएबल है, लेकिन उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एब्सोल्यूट नहीं है। वे कोअर्शन, ब्राइबरी और टेरर के जरिए काम करते हैं, लेकिन वे इंटरनल डिविजन्स, शिफ्टिंग अलायंसेस और राइवल गैंग्स और स्टेट फोर्सेस दोनों के प्रेशर के प्रति भी वल्नरेबल होते हैं। उनकी पावर पैरासिटिक है। यह एक होस्ट, एक लेस्जोर, करप्टिबल पॉलिटिकल सिस्टम पर निर्भर करती है बचने के लिए। यह समझकर कि कार्टेल एक सिंगल इविल एम्पायर से ज़्यादा कंपीटिंग फ्रेंचाइजेस के नेटवर्क की तरह है, हम पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ उनके एंगेजमेंट की कम्प्लेक्स रियलिटी को समझना शुरू कर सकते हैं और क्यों उनका इन्फ्लुएंस, हालांकि डेवास्टेटिंग ब्लॉकबस्टर मूवी प्लॉट्स जैसा नहीं है। जब इलेक्शन का मौसम आता है तो कार्टेल्स किनारे नहीं बैठते। वे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिव लेकिन सिनिस्टर पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। पॉलिटिक्स को प्रभावित करने की उनकी स्ट्रैटेजियां फाइनेंशियल कोअर्शन और ब्रूटल वायलेंस का एक चिलिंग मिक्सचर है, जिसे ऐसे कंप्लायंट अधिकारियों को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो उनकी गतिविधियों को अनदेखा कर सके। उनके सबसे इफेक्टिव टूल्स में से एक है कैंपेन फाइनेंसिंग। वे प्रेफरीदा कैंडिडेट्स के कैंपेन्स में अवैध कैश की बड़ी रकम फनल करते हैं, उन्हें अपने राइवल से ज्यादा खर्च करने के लिए रिसोर्स देते हैं। बदले में वे लॉयल्टी की उम्मीद करते हैं। यह कोई पॉलिटिकल डोनेशन नहीं है, यह एक इन्वेस्टमेंट है, भविष्य की सुरक्षा, लुक्रेटिव पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स और सबसे जरूरी कानून से इम्यूनिटी के लिए एक डाउन पेमेंट, जो कैंडिडेट्स खरीदे जाने से इनकार करते हैं। कार्टेल्स अपने सबसे इन्फेमस टूल का सहारा लेते हैं, वायलेंस और इंटिमिडेशन। इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल फिगर्स पर हमलों में भयानक तेजी देखी जाती है। कैंडिडेट्स
कैंपेन मैनेजर्स और यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्यों को धमकी दी जाती है, असॉल्ट किया जाता है या असैसिनेट कर दिया जाता है। ये ब्रूटैलिटी दो एवरीय मकसद को पूरा करती है। सबसे पहले यह अनकोऑपरेटिव विरोधियों को फिजिकली खत्म करती है, कार्टेल के चुने हुए कैंडिडेट के लिए रास्ता साफ करती है। दूसरा, यह दूसरे पॉलिटिशियंस, वोटर्स और बड़े पैकनसाइडर्स पर लेस यूनिटी को एक पावरफुल और भयानक मैसेज भेजती है। डिफाइंस की कीमत जानलेवा होती है। डर का यह माहौल वोटर टर्नआउट को दबा सकता है और यह पक्का कर सकता है कि केवल वही लोग ऑफिस में आने की हिम्मत करें जो अपराधियों के नियमों से खेलने को तैयार हों। मौजूदा पॉलिटिशियंस का सिर्फ सपोर्ट करने के अलावा कुछ कार्टेल्स इतने एम्बोल्डेंड हो गए हैं कि वे अपने खुद के कैंडिडेट्स खड़े करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में सीधे घुसपैठ करके उन्हें स्टेट रिसोर्सेज तक अनपैरेलल्ड एक्सेस मिलता है। कार्टेल के पेरोल पर एक मेयर सिर्फ एक सहयोगी नहीं है, वे एक अंदरूनी एसेट हैं। वे लॉ एनफोर्समेंट ऑम्बियंशंस पर सेंसिटिव इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, पब्लिक फंड्स को सीधे कार्टेल के खातों में डाइवर्ट कर सकते हैं और यह पक्का कर सकते हैं कि लोकल पुलिस फोर्स पब्लिक के प्रोटेक्टर्स के रूप में नहीं बल्कि क्रिमिनल एंटरप्राइज के एनफोर्सर्स के रूप में काम करे। यह डेमोक्रेसी का अल्टीमेट परवर्शन है, जहां बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम की पावर को फॉर्मलाइज करने के लिए किया जाता है। इन स्ट्रैटेजियों को अक्सर क्लैंडेस्टाइन अग्रीमेंट्स या पैक्टोस के जरिए सील किया जाता है। एक पॉलिटिशियन गुप्त रूप से कार्टेल रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकता है और एक डील पर सहमत हो सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट और अपने राइवल्स को सप्रेसने के वादे के बदले में पॉलिटिशियन एक बार ऑफिस में आने के बाद यह गारंटी देगा कि पुलिस पेट्रोल कुछ एरियाज से दूर रहे या स्पेसिफिक ऑफिशियल्स को की पोस्ट्स पर अपॉइंट किया जाए। ये बैकरूम डील्स लोकतांत्रिक संस्थानों को अंदर से खोखला कर देते हैं, एक शैडो गवर्नमेंट रिमेन्सते हैं जो प्रॉफिट और वायलेंस के लॉजिक के अनुसार काम करती है। पॉलिटिशियन के पास टाइटल हो सकता है, लेकिन कार्टेल के पास असली पावर होती है, जिससे पब्लिक सर्विस और इलेक्टोरल इंटेग्रिटी की धारणा का मजाक उड़ता है। कार्टेल्स के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को सही मायने में समझने के लिए सबसे पहले उनकी इकोनॉमिक पावर के बड़े पैकनसाइडर से को समझना होगा। उनकी दौलत किसी एक सोर्स से नहीं बल्कि क्रिमिनल एंटरप्राइजेस के एक डाइवर्स और लगातार बढ़ते पोर्टफोलियो से आती है। हालांकि ड्रग ट्रैफिकिंग, खासकर फेंटानिल और कोकीन जैसे पदार्थों का व्यापार, उनकी इनकम का एक मेन सोर्स बिकमा हुआ है, लेकिन यह उनकी एलएसात्र रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की तरह काम करते हैं, जो बाजार के बदलावों के हिसाब से लगातार एडजस्ट होते रहते हैं और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करते हैं। उनकी फाइनेंशियल ताकत ही उन्हें अधिकारियों को रिश्वत देने, अपने फुट सोल्जर्स को मिलिट्री ग्रेड हथियारों से लैस करने और स्टेट फोर्सेस के प्रेशर का सामना करने की इजाज़त देती है। कार्टेल इकोनॉमी समाज में गेवरायाई तक फैल चुकी है, लगभग हर सेक्टर को छूती है। वे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हैं, एक क्रूर व्यापार जो सबसे लेस्जोर पीपलों का शोषण करके अरबों का प्रॉफिट ले आता है। उन्होंने अवैध माइनिंग में भी एग्रेसिवली प्रवेश किया है, सोना और लौह अयस्क जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रहे हैं और अवैध लॉगिंग कर रहे हैं, जिससे अनटोल्ड एनवायरनमेंटल डिवेस्टेशन हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक्सटॉर्शन की कला में महारत हासिल कर ली है। सभी साइज के बिजनेसेस से प्रोटेक्शन मनी की मांग करते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से लेकर छोटी फैमिली ऑन्ड टॉर्टिला शॉप्स तक। कुछ रीजन्स में वे ज़रूरी साकनसाइडर्सों की सप्लाई और कीमत को कंट्रोल करते हैं, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर एक क्रिमिनल टैक्स लगता है। यह डाइवर्सिफिकेशन उन्हें इनक्रेडिबली रिजिलियंट रिमेन्सता है। जब एक बाज़ार कम प्रॉफिटेबल हो जाता है, उदयवृण के लिए दुनिया के कुछ हिस्सों में कैनबिस के लीगलाइजेशन के रीज़न, तो वे बस दूसरी एरियाज़ में अपने ऑम्बियंशंस को पिवट और स्केल अप करते हैं। वे नकली साकनसाइडर्सों और फ्यूल चोरी के बड़े ग्लोबल ट्रेड में भी शामिल हैं, सीधे स्टेट से रिसोर्सेज निकाल रहे हैं। अवैध इकोनॉमी का यह जटिल जाल एक शक्तिशाली डिपेंडेंसता पैदा करता है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट और कुछ लीगल अपॉर्चुनिटीज़ वाले एरियाज़ में कार्टेल प्राइमरी एम्प्लॉयर बन सकता है, जिससे वह लेस यूनिटी के सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक में और भी गेवरियाई से जुड़ जाता है और स्टेट के लिए कंट्रोल को फिर से स्थापित करना और भी मुश्किल हो जाता है।
इस पैसे का प्रवाह ही करप्टाचार के चक्र को बढ़ावा देता है। अरबों पाउंड को लगता है कि लेजिटिमेट बिजनेसेस, रियल एस्टेट और जटिल फाइनेंशियल नेटवर्क्स के माध्यम से लॉन्डर्ड किया जाता है, जिससे इसे ट्रैक करना इनक्रेडिबली मुश्किल हो जाता है। कैश की इस नदी का उपयोग पुलिस प्रमुखों, जजों और पॉलिटिशियंस को रिश्वत देने के लिए किया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि गिरफ्तारियां न हों, जांचें रोक दी जाएं और जेल की सज़ा से बचा जाए। ये सिस्टमेटिक करप्शन कार्टेल्स के बिजनेस का एक साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यह उनके बिजनेस मॉडल का एक फंडामेंटल पिलर है। इन्फ्लुएंस और इम्प्यूनिटी खरीदने की क्षमता के बिना उनका विशाल क्रिमिनल साम्राज्य जल्दी ही ढह जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स खतरे के सामने आसान, निर्णायक सॉल्यूशंसों की टेम्पटिंग इच्छा होती है। एक पॉलिसी जिस पर अक्सर बहस होती है वह है कार्टेल्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में डेसिग्नेट करना। समर्थक तर्क देते हैं कि इससे उनसे लड़ने के लिए शक्तिशाली लीगल और फाइनेंशियल टूल्स अनलॉक हो जाएंगे। हालांकि यह अप्रोच खतरों से भरी है और दुश्मन के नेचर को मौलिक रूप से गलत समझती है। कार्टेल्स पॉलिटिकल या धार्मिक विचारधारा से नहीं चलते, वे प्रॉफिट मोटिवेटेड क्रिमिनल एंटरप्राइजेज हैं। उन्हें टेररिज्मियों के रूप में लेबल करने से रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हो सकता है और खतरनाक लीगल प्रेसिडेंट्स बन सकते हैं। उदय व्राइन के लिए किसी भी बिजनेस या व्यक्ति को जिसने कार्टेल को एक्सटॉर्शन फी का भुगतान करने के लिए मजबूर किया है, इस डेसिग्नेशन के तहत आतंकवाद को मैटीरियल सपोर्ट प्रदान करने का एक्यूज्ड लगाया जा सकता है। इसके अलावा फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन की संभावना, जिसे अक्सर एफटीओ डेसिग्नेशन के रिजल्टिंग उठाया जाता है, में बहुत बड़े जोखिम होते हैं। ऐसा कदम लगभग निश्चित रूप से होस्ट कंट्री द्वारा राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन कंसिडर सा जाएगा, जिससे गंभीर डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा होंगे और ज़रूरी क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशन लेस जोर होगा। यह कार्टेल्स से हिंसक प्रतिक्रिया भी ट्रिगर कर सकता है, न केवल उनके अपने क्षेत्र में बल्कि संभावित रूप से सीमा पार भी, जिससे दोनों तरफ के नागरिक खतरे में पड़ सकते हैं। एक मिलिट्री फर्स्ट अप्रोच कार्टेल पावर के गेवरिए बैठे मूल रीजनों को अनदेखा करता है, संस्थागत करप्टाचार, लेस जोर गवर्नेंस और सामाजिक असकॉन्सिडरता। यह एक सिम्टम वायलेंस को बीमारी ही मान लेता है। वॉर ऑन ड्रग्स, एक हेविली मिलिटराइज्ड रणनीति जिसे दशकों से अपनाया गया है, एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करती है। अरबों खर्च करने और अनगिनत लॉस्टन जाने के बावजूद यह अप्रोच कार्टेल्स को खत्म करने में काफ़ी हद तक विफल रही है। कई मामलों में यह केवल उन्हें फ्रैगमेंटेड करने में सफल रहा है, जिससे हिंसा में वृद्धि हुई है, क्योंकि नए छोटे समूह पीछे छोड़े गए पावर वैक्यूम को भरने के लिए लड़ते हैं। 2019 में कुलियाका नाजो की कुख्यात घटना, जहां सिनालोआ कार्टेल ने एल चापो के बेटे को ओवरवेलमिंग फोर्स के माध्यम से मैक्सिकन सरकार को रिहा करने के लिए मजबूर किया, ने दिखाया कि ये समूह सीधे कन्फ्रंटेशन में स्टेट का मुकाबला और यहाँ तक कि उसे पछाड़ भी सकते हैं। ये एक विशुद्ध रूप से मिलिट्री रणनीति की बॉर्डरों को दर्शाता है। कड़वी सच्चाई ये है कि कोई जादू की गोली नहीं है। कार्टेल्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म रणनीति की आवश्यकता है, जो मिलिट्री फोर्स से कहीं आगे जाती है। इसके लिए सरकार के हर स्तर पर करप्टाचार से निपटने के लिए एक स्थायी और वास्तविक प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए न्यायिक और कानून प्रवर्तन संस्थानों को मजबूत करने, हाशिए पर पड़े समुदायों में आर्थिक विकास में निवेश करने और अवैध वित्तीय संपत्तियों को ट्रैक करने और जब्त करने के लिए सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजियों को लागू करने की आवश्यकता है। सबसे बढ़कर इसके लिए हमें मिथकों से परे देखने और समस्या को वैसा ही समझने की आवश्यकता है जैसी वह रियली में है। गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी की एक कॉम्प्लेक्स चुनौती, जिसे एक साधारण नारे या एक त्वरित आक्रमण से हल नहीं किया जा सकता है।